हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार संजीव सर। एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले मैं एक सेशन ले भी चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम आपके एलटी ग्रेड के लिए और जीआईसी लेक्चरर के लिए जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है वो हम चला रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इनमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, जहाँ से प्री भी हो सकता है और मेंस में वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, पोस्ट मॉडर्निज्म और स्टेंजा फॉर्म, ठीक है। इसमें आपको पता ही है स्टेंजा फॉर्म्स में जो अलग अलग स्टेंजाज हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर एमसीक्यू तैयार किया है, ताकि इसी वीडियो के माध्यम से आपको सारे स्टेंजा फॉर्म्स, चाहे आपका वो जो है रॉयम रॉयल हो या फिर आपका ये जी ब्लैंक वर्स हो या फिर आपका फ्री वर्स हो या फिर आपका जो है ओटावा राइम हो या फिर टार्जा राइम हो, वो सब जो है एमसीक्यू जिसमें पूरा इंक्लूड किया गया है। और ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो है, बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म से एमसीक्यूज भी बनेगा प्रश्न हमारे प्री में, और यहाँ से मेंस में भी 110% प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो उसके लिए क्या है कि हमको इसके बारे में पूरा डेटा पता होना चाहिए, और इसमें मैंने वो सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया है जहां से प्री में और मेंस में हमें लिखने में मदद मिल सकती है। उससे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल लास्ट डेट थी बेसिकली एलटी की, तो लगभग फॉर्म जो हैं सभी लोग भर चुके हैं और आई होप 10 या 11 लाख के आसपास में लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो अब बात यह है कि बहुत सारे लोग डिलेमा में हैं कि अब इसका एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। तो देखिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है। अब हमारा जो लोक सेवा आयोग है वो अब आपको एक डेट डिसाइड करके देगा कि आखिर आपका अब एग्ज़ाम कब होगा। तो उस पर भी अब लोक सेवा आयोग जल्द ही निर्णय लेगा और आपको आपके एग्ज़ाम की तारीख जो है मिल जाएगी, ठीक है जी। और समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई इसी समय में 4 वैकेंसी है हमारे सामने। एक तो टीजीटी, पीजीटी और एलटी और ये जीआईसी। तो मोस्टली हम समझ ही रहे हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई जॉब चाहिए और हर आदमी वो ईजीएस्ट वे तलाश करता है जहाँ पर जो है आसानी से वो सफलता पा सके। तो इस समय आपके सामने टीजी और पीजीटी ही है, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा कुछ है नहीं। पीजीटी में जस्ट इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू इज़ नॉट अ बिग डील। अगर हमने अपना रिटर्न में बढ़िया कर लिया तो इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद में टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है तो सारे लोग उसी में लगे हैं। बाकी ये जो आपके सामने देख रहे हैं एलटी ग्रेड और भाई जीआईसी लेक्चरर के जो पद हैं, इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। एकदम मतलब जो स्टडी ओरिएंटेड या फिर सिलेबस ओरिएंटेड अगर जो बंदा पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका होने वाला नहीं इस बार है, ठीक है। तो जितने सारे लोग हैं आपको क्या करना है, देखो मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। जितना सिलेबस हमारे उसमें प्रेस्क्राइब्ड है एलटी में या फिर जीआईसी में, उसको हमें बड़े अच्छे से करना है। और एक एक यूनिट को, और यूनिट के अंदर एक एक जो टॉपिक दिए उन सब को पढ़ना है, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग तुरंत पहुंचते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां से आपका प्री कम मेंस जो भी जैसा बनेगा मैं आपको एग्जाम जो एमसीक्यूज के माध्यम से वहां पर आपको बताऊंगा कि मेंस में क्वेश्चन कैसे बन सकता है और यहाँ पर कौन से फीचर्स हैं जो हैं वो हम अपने मेंस के लिए उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं और हम उस पर लिख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइप के और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन तो हमारे में आने वाले हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी फीचर्स भी इंक्लूड की गई हैं। उसको आप लोग जो है एक एक करके देखते रहिएगा, ठीक है जी। चलिए भैया जी, आप अपने स्क्रीन के ऊपर यहाँ देख रहे हैं भाई, पहला क्वेश्चन है। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो ऑब्वियसली देखो, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे मॉडर्निज्म की। पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है उसके बारे में आप जान लो। जैसा कि इसका ये नाम बता रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं बाद में, और मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्निज्म के बाद में जो मूवमेंट आता है उसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं। तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, और इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो किसी के अगेंस्ट में ही स्टार्ट होता है। तो ये जो मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म था, बेसिकली इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट जो है मॉडर्निज्म, ठीक। पोस्ट मॉडर्निज्म वाज स्टार्टेड अगेंस्ट मॉडर्निज्म। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये हमसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि बेसिकली हु कॉइन्ड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, ये टर्म जो है कौन लेकर के आता है। तो 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो, जब हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न की, पोस्ट मॉडर्न ये टर्म याद रखना। देखिए, ये पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं लिखा है, ये पोस्ट मॉडर्न लिखा है। तो इसमें आपको याद रखना है अर्नोल्ड टोनबी। अर्नोल्ड टोनबी, ये जो आपका नाम है, इन्होंने पोस्ट मॉडर्न टर्म दिया था। और बाकी अभी आपको जब इसमें बताएंगे, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख लीजिए, जीन फ्रैंकवाइस लेटॉर्ड, ये नाम आपको ध्यान रखना है।
क्या लिखा हुआ है, जीन फ्रैंकोइस लैटॉर्ड, इन्होंने आपको जो है पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पोस्ट मॉडर्निज्म जो आप देख रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये टर्म जो है पॉपुलराइज किसने किया है, तो जीन फ्रैंकोइस लैटॉर्ड ने किया है। पोस्ट मॉडर्न की बात की जाए तो अर्नोल्ड टोनबी का हम नाम रखेंगे, और बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म की बात की जाए तो हम बात करेंगे जीन फ्रैंकोइस लैटॉर्ड की। देखो इसमें की फीचर्स आपको ध्यान रखनी है, बेसिकली जो प्रश्न बनाया जाएगा वो फीचर से ही बनाया जाएगा। तो मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, मतलब वहाँ पर जो रेशनैलिटी थी, जो थोड़ा सा रियलिज्म था, उसको अब थोड़ा सा साइड में रखा जाएगा। और इसमें आपको कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे मैं आपको बस सस्ते में बता दे रहा हूँ क्या क्या फीचर्स हो सकती, तो मैं बस जस्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, फीचर्स बता दे रहा हूँ। देखो एक तो आपको समझ में आना चाहिए मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन, ठीक है, एक ये। दूसरा बात में जो है पेस्टिच, पेस्टिच हो गया, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ ध्यान रखना है भैया जी, मैजिक रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म, ठीक है। इंटरटेक्चुअलिटी, इंटरटेक्चुअलिटी आपकी हो गई। और उसके बाद में और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको इसमें आपको आयरनी, आयरनी देखने को मिल जाएगी, आपको ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक ह्यूमर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में आपको जो है सटायर भी देखने को मिल जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म की, ये आपको वहां पर फीचर्स देखने को मिलेंगे। और बाकी देखिए फ्रेगमेंटेशन तो वहाँ मॉडर्निज्म में देख ही रहते, तो वो भी इसमें आपको दिखेगा, इसमें भी आपको दिखेगा, कुछ कुछ जो है फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारी किसकी है, बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म की। तो हम कैसे इसको मेंस में लिखेंगे, मान लो एग्जाम में आ गया भैया जी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म, तो हम बताएंगे देखिए बेसिकली द पोस्ट मॉडर्निज्म वाज अ मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द मॉडर्निज्म, राइट, एंड इट वाज स्टार्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये WW यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, सेकेंड आपको पता है 1945 में एंड होता है। तो अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो ये 1960s में बेसिकली फ्लोरिश होता है, जहां पर आपके अलग अलग लिटरेचर में भी हम बात करें तो अलग अलग थ्योरी जो है प्रपाउंड होती हैं, जैसे कि जीन जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी आती है, जॉन बॉडिलार्ड उनका जो आता है सिमुलेक्रा यानी कि सिमुलेशन थ्योरी आती है, जूलिया क्रिस्टेवा हो गई इंटरटेक्चुअलिटी देती हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो हैं थ्योरी जो है लिटरेचर में प्रतिपादित होती हैं। और बाकी उस टाइम पर जो सबसे ज्यादा चल रहा था ना वो मेटाफिक्शन चल रहा था। बेसिकली मेटाफिक्शन होता क्या, देखो यार, मेटा का मतलब पहले से ही होता है बियॉन्ड, बात समझ रहे हैं, और फिक्शन का मतलब फिक्शन। कहने का मतलब मेटाफिक्शन क्या है, राइटिंग अबाउट राइटिंग, कि ये जो आप नॉवेल या कुछ भी लिख रहे हैं ये इसको राइटर से लेना लेना कुछ नहीं है, ठीक है। ये केवल मैं अपनी राइटिंग के बारे में बताया गया कि आखिर मान लो नॉवेल या फिर नॉवेला ये क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। और इसमें और एक खास बात आपको याद रखना है फीचर्स में ही, यहाँ पर आपको जो लिटरेचर मिलेगा वो अनरिलायबल, अनरिलायबल नरेटर्स मिलेंगे, जितने सारे हैं वो अनरिलायबल नरेटर्स मिलेंगे। आपने इससे पहले देखा होगा जो भी नरेटर्स होता है उसका एक आइडेंटिफाइड नेम होता है, बात समझ में आ रही है, वैसे समझना अनरिलायबल नरेटर क्या होता है। इससे पहले आप विक्टोरियन एरा के जितने भी नॉवेल्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि मान लो किसी में ओलिवर ट्विस्ट, बिल स्काइज, ठीक है, या फिर मान लो कहीं पर टेस, ये सब आपने देखा कि ये प्रोटागोनिस्ट थे, तो आपको दिख रहा है सामने से। मॉडर्निज्म में आते आते इसमें कोई राइटर का नाम नहीं रहता है, नरेटर जो भी है जो कहानी आपके सामने बताता है उसमें नरेटर आपको नहीं दिखता है। अब एक बात बताओ, जो आपको दिख नहीं रहा, जिसका कोई नाम नहीं है, वो बात आपसे आपको कोई बोलेगा तो आप उसमें भरोसा करोगे, करेंगे भरोसा? जैसे हमने आपसे यहाँ पर कह दिया करके, या आपने कहीं से बात सुन ली, आपने कहीं से बात सुन ली, तो कहीं से भी बात सुन लेंगे हम मान लेंगे, नहीं मानेंगे ना, तो वो अनरिलायबल नरेटर हो गया, मतलब इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है वो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो ये है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन के ऊपर राइटिंग क्या है, राइटिंग के बारे में इन ट्रुथ थे, जो एब्सोल्यूट जो ट्रुथ है समाज में चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। राइटिंग का राइटिंग के बारे में कि हम नॉवेल क्यों लिख रहे हैं, जैसे नदन अब्बे आप देखिएगा, जो जैन अस्टिन का आपको देखेगा उसमें आपको सिम्टम दिख जाएगा, उसमें जो आप देखेंगे नदन अब्बे वो बेसिकली एक गोथिक नॉवेल के ऊपर पैरोडी है। तो एक खास बात आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं फीचर्स में
इसमें आपको पैरोडी भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पैरोडी भी देखने को मिल जाएगा, और अनरिलायबल नरेटर भी होगा। तो उसमें गोथिक नॉवल के ऊपर लिखा गया है कि गोथिक नॉवल ऊपर सटार मारा गया है। तो एक तो वो खुद ही राइटिंग अपने आप में है, दूसरा उसी राइटिंग के अंदर गोथिक नॉवल के ऊपर बात की जा रही, तो राइटिंग अबाउट राइटिंग हो गई, उसमें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है, राइटर से कोई लेना देना नहीं है। तो जहां पर भी ऐसी बात होती है उसे हम मेटाफिक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? और ये फीचर किसकी है? पोस्ट मॉडर्निज्म की है, मॉडर्निज्म के बाद की। तो ये आपको मैंने फीचर्स यहाँ पर सारी बता दी। फिर आप उसने जब यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया जी ओरिजिनली इट वाज स्टार्टेड इन 1960s, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि भैया जी ऊपर लिख देंगे यहाँ पर फीचर्स ऐसे करके, और आपने क्या किया, एक डायग्राम बना दिया ऐसे सारा का सारा। अब आपको जो भी एग्जामिनर आपका पढ़ेगा वो आपके डायग्राम को देख लेगा कि भाई हाँ यार लड़के को बढ़िया लिखा है, इसको सारे के सारे फीचर्स पता है। और फिर फीचर्स को क्या करेंगे हम और आप एक एक करके उसे डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जितना ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे उतना ज्यादा हमारा आंसर बेहतरीन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझो, देखो इंटरटेक्चुअलिटी आपने देखा, इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब होता है एल्यूजन, किसी एक वर्क का रेफरेंस दूसरे वर्क में आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? द वेस्टलैंड, उठा के आपने रख दिया, समझ में आए? आ गेम ऑफ चेस, वीवन वीवर वीमन से लिया गया, थॉमस मिडिल्टन का है, ये क्या है? इंटरटेक्चुअलिटी है, एल्यूजन है, वो आपने रेफरेंस रख दिया। देखो ह्यूमर तो होगा, लेकिन इसमें कैसा ह्यूमर है? ब्लैक, ब्लैक का मतलब थोड़ा सा निगेटिव वाला। यहां पर आप मैजिक रियलिज्म देख रहे हैं, मैजिक रियलिज्म का मतलब होता है कि भाई ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन, ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। थॉमस रेमर का जो है उन्होंने टर्म दिया था मैजिक रियलिज्म, थॉमस रेमर का है, सलमान रश्दी भी जुड़े हुए हैं। फैक्ट एंड फिक्शन का मतलब समझो, और सिंपल सी बात है, ये क्या होता है कि किसी भी वर्क को इंटरेस्टिंग बनाया जाने के लिए मैजिक रियलिज्म का हम यूज करते हैं। मैजिक रियलिज्म में आपके सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो सकते हैं, आत्मा, प्रेत, ये सब चीजें, बात समझ में? या फिर हम आपको कोई ऐसा एक्शन दिखा देंगे जैसे एक आदमी सब लोगों को मार रहा है, तो मान लेंगे आप, है तो झूठा ही लेकिन मजा आ रहा है ना आपको। तो किसी वर्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं? एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हो गया, बाकी कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो गई जिसमें जो है बेसिकली लगेगा हमको सच लेकिन वो है नहीं। तो ये चीजें जो है मैजिक रियलिज्म, फैक्ट एंड फिक्शन बेसिकली कहा जाता है। मैजिक है रियलिज्म, रियलिज्म नहीं। जैसे समझिए जादूगर आप देखते हैं, जादूगर ऐसे छड़ी घुमाता है और आपको मुर्गा बना देता है या फिर कबूतर बना देगा, क्या है? ये मैजिक है। और मैजिक का रियलिज्म क्या है कि आपको उसने तोता बना के दिखा दिया, लेकिन क्या एक्चुअली में तोता बन जाता है? ये सब जादू का कमाल है, लेकिन वो असलियत में आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसा है, लेकिन असलियत में वो ऐसा नहीं है। बस समझ में कि नहीं है? केवल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये मैजिक रियलिज्म है। तो ऑल दिस फीचर जो हैव डिस्कस्ड हियर belongs to postmodernism. By using one by one these features, you can enhance your writing skills and you can make your question very effective, right? I hope all these things you have got properly. Now let's move ahead towards our MCQs. तो यहाँ पूछा गया है कि भैया इनमें से कौन सा फीचर जो है बेसिकली वो पोस्ट मॉडर्निज्म का नहीं है। तो आपको पहले पता है कि फ्रेगमेंटेशन है, मेटाफिक्शन है, इंटरटेक्चुअलिटी है। तो अभी मैंने बताया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ पर ये काम नहीं करते हैं, समझ में? इनको ट्रुथ से मतलब नहीं है। अब ट्रुथ केवल मॉडर्निज्म था, द वेस्टलैंड तक था, खत्म, बाय बाय टाटा, गायब। अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखो द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म बीकेम वाइडली, कब जो है सबसे ज्यादा ये पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हो गया? हालांकि इसके सिम्टम्स जो हैं ये 19th सेंचुरी से या उससे पहले से भी मिलने लगते हैं। जैसे डॉन क्विक्सोट जो एक नॉवेल है सर्वेंटस का, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो कहां पर होता है? मिड 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब यहाँ देख रहे हैं मिड, ये 1945 हो ही गया, समझ में आया? तो लगभग आधी तो सेंचुरी हो गई 20th, तो इसीलिए इसको पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ दिया जाता है। हालांकि इसके सिम्टम्स तो पहले से देखने को मिल रहे थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये जो है इसके लक्षण मिलने लगते हैं। लेकिन बात की जाए तो 1960 से, ठीक है, असली वाली। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20s में शुरू होता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हु इज कंसीडर अ की थ्योरिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एवं अथर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये बात ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पेपर में जो हमारा आ सकता है, दो प्रकार से प्रश्न यहाँ बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दे रहा हूं, ये तो चला जाएगा ना? चलो भैया इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में ये गायब होने वाला, क्योंकि मैं ऊपर अभी करूंगा इसको, ताकि फिर हम आपको समझा पाए। चलिए पहले हम पोस्ट मॉडर्निज्म कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने उस पर पहुंचेंगे।
यहाँ पर मैं आपको दो प्रश्न बताने वाला हूँ। देखो, एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली टर्म आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म आता है, ठीक है, वो टर्म आपका इसी किताब से आता है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, द ऑथर ऑफ द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये 1979 में आता है और ये बुक किसने लिखा होता है? जीन, अभी तो बताया शुरुआत में, ये जीन फ्रैंकोइस लैटॉर्ड ने पोस्ट मॉडर्निज्म इसको पॉपुलर किया था। लेकिन पोस्ट मॉडर्न जो टर्म आ जाता है वो अर्नोल्ड टॉबी, जो कि एक हिस्टोरियन थे, वो लेकर के इसको आते हैं, ठीक है ना। तो इसको पॉपुलराइज करने का काम किसका है? ये है आपके जीन फ्रैंकोइस लैटॉर्ड के, ठीक। और किस वर्क में? तो ये आप वाला वर्क याद कर सकते हैं, क्योंकि अब पोस्ट मॉडर्न हमारे में एक टॉपिक दिया है, तो ये आपसे अपेक्षा की जा रही है कि भैया आपको इसका ईच एंड एवरी एंगल यू मस्ट हैव यू मस्ट नीड टू कवर, राइट। अगर आपने इसको कवर नहीं किया तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे डायमेंशंस को हमें देखना है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन पोस्ट मॉडर्निज्म। मैंने आपको सारा बता दिया, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो सबसे बेहतरीन डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग तो सभी डिफाइन कर रहे होंगे, लेकिन आपको बेस्ट वाला ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें लिखा क्या यूनिवर्सल ट्रुथ जो है आपको मिलेगा। तो यार आपको पता ही होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ तो है ये नहीं, पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। इट रिजेक्ट्स द ग्रैंड नैरेटिव एंड एम्ब्रेसेस, हाँ ये बात जरूर याद रखना भैया जी, ये प्लुरैलिटी याद रखना, ये सबसे मेन फीचर है जो मैं वहां पर लिखना भूल गया था। प्लुरैलिटी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये ग्रैंड नैरेटिव जो है बेसिकली खत्म, नैरेटिव वाला मामले खत्म कर दिया, अब फ्रेगमेंटेशन वाला हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आधी कहानी तुम्हारी चलिए, कुछ देर बाद थोड़ी हमारी आ गई। अब जैसे ये वाली जो आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन वाली, तो जिसको हम लोग नॉन लाइनर बोलते हैं, नॉन लाइनर जो बेसिकली टेक्निक है वो मॉडर्निज्म में भी आती है और पोस्ट मॉडर्निज्म में भी आती है। द साउंड एंड द फरी देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा उसको, तो आपने देखा होगा कि कभी स्टोरी आगे जा रही है और कभी फिर से पीछे आ रही है, ठीक है ना, ये नॉन लाइनर होता है। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान देना है भैया जी, क्या है? इट रिजेक्ट्स द ग्रैंड नैरेटिव एंड एम्ब्रेसेस प्लुरैलिटी, ठीक। अब ये मैं बता दे रहा हूँ सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखो ये पहले चलो क्वेश्चन देख लो, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, ये बेसिकली 1981 में ये वर्क आता है, और ये वर्क आपका जो है किसका भैया जी है? जीन बॉडीलार्ड का, ठीक है। किसका है? जीन बॉडरीलार्ड, ठीक। ये टर्म जो है इनसे एसोसिएटेड है, ये इनके वर्क हैं। अभी सिमुलेक्रा और सिमुलेशन क्या है इसको आप समझिए। जीन बॉडरीलार्ड का है ये, तो ये क्या है? देखो सिमुलेशन का मतलब समझना, एक बार बता दूंगा जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। सिमुलेशन का मतलब समझो आप, हाँ भैया ये वर्क है और उसी वर्क से ये टर्म आ जाता है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन। इसका मतलब होता है इमिटेशन, ध्यान रखना। अब ये जो टर्म आया है इमिटेशन का मतलब इस प्रकार से किसी भी चीज का, किसी भी वर्क का इमिटेशन करना, नकल करना, कॉपी करना, या फिर सिमुलेशन का मतलब कॉपी से समझ लो, कॉपी करना कि जो चीज ओरिजिनल है, बात समझिएगा, ये तो कॉपी है ना, सिमुलेशन का मतलब ही कॉपी है। तो कॉपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो कैसी लगने लगे? रियल लगने लगे, बात समझ में आई? तो उसकी जो आर्टिफिशियलिटी है वो खत्म हो जाए। कॉपी का मतलब क्या होगा? आर्टिफिशियलिटी, आर्टिफिशियलिटी हो गया, बात समझ में आई? तो सिमुलेशन या सिमुलेक्रा ये कहता है कि हम इस तरीके से किसी भी वर्क का, किसी भी वस्तु का इस तरीके से प्रयोग करेंगे, बेसिकली जो किसी कोई दूसरी वस्तु है उसका जो रियलिटी है, ठीक है ना, वो गायब हो जाएगी। अब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कॉपी कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। नहीं बात समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे आप समझिए यहां पर ये तो आपको दिखेगा, देखो जैसे एडिडास लिखा होता है, बात समझिए, ये क्या कर देते हैं, एक मिनट के यार, एक मिनट के यार, एडिडास लिखा होता है तो क्या कर देंगे? एडिबास कर देंगे। देखें नहीं देखें, तो ये तो खैर आपको दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट साइट में आप इसको क्या समझेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? एडिडास ही पढ़ेंगे, एडिबास नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको लगेगा कि यार ये एडिडास नहीं है, ये एडिबास लिखा हुआ है। तो ये जो एडिबास है ये बेसिकली क्या है? ये
सिमुलेशन है, और यानी कि ये कॉपी है किसका, किसका सिमुलेशन है, ये एडिडास का सिमुलेशन है। एडिडास को इस तरीके से कॉपी किया गया कि जो इसकी आर्टिफिशियलिटी थी ये वो हाँ वो आर्टिफिशियलिटी जो है बेसिकली वो ऐसी चिप गई कि रियल लगने लगी। तो यही बताया गया है कि लिटरेचर में लोग इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, कि ऐसा लगता है कि कदा एकदम ओरिजिनल लेकर के हूँ, ओरिजिनल लेकर के आऊँ यही लिखे हूँ, ठीक है। हाँ तो वही तो बात है, उनको प्लेगरिस्ट बोला जाता है। तो उन्होंने इस प्रकार से वर्क को चोरी कर लिया है, दूसरों से ले लिया कि उन्होंने पूरा का पूरा उनके लग रहा है। जैसे आप समझिए आप सभी लोगों ने मोदी जी के जो हैं वो, अरे उनका मैं नाम भूल गया, एक वो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको क्या नाम है जिनके साथ उनके वीडियो बनाए गए हैं, अरे वो नहीं अभी लगातार चलता रहा है यार, जॉर्जिया मेलोनी। हाँ जॉर्जिया मेलोनी के साथ मोदी जी के इस प्रकार से जो है वीडियो एआई द्वारा बना दिए गए, ऐसा उसमें दिख रहा है कि भाई हाँ इनका इनका जो है बेसिकली कहीं पर रिलेशन दिख रहा हो, एकदम रियल लगते ही नहीं लिखते हैं, लेकिन वो रियल है नहीं, तो वो क्या है, सिमुलेशन है। तो ये चीजें जो है लिटरेचर में प्रयोग होने लगी एकदम ओरिजिनल जैसा। बस अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई सिमुलेशन सिमुलेक्रा का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे बेसिकली क्या है, ये एक कॉपी होता है किसी भी चीज का, लेकिन ये इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि उसकी रियलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, कोई रियल चीज होगी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, हम लोग ऊपर से करते हैं, फिर इधर वाला हिस्सा पढ़ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, हैं? कोई बात नहीं, पहले इधर वाले ही देखते हैं फिर। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न नॉवल। तो इसलिए इसमें जो है पोस्ट मॉडर्न नॉवल कौन सा है, खैर ये थॉमस पेंशन है, ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्न राइटर है, तो इनका एक वर्क है, ये सीधे सीधे समझ लीजिएगा, ग्रेविटीज रेनबो। हालांकि ये जो टॉनी मॉरिसन है, ठीक है, यूलिसिस का जेम्स जॉइस है, हार्ट एंड चार्ल्स डिकेंस का, तो इसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा पढ़ा होगा तब। देखो जेम्स जॉइस को आप हटा सकते हैं बेसिकली, चार्ल्स डिकेंस को हटा सकते हैं, टोनी मॉरिसन और आपके सामने ये रह जाएंगे। तो ये अगर टोनी मॉरिसन का आपने बिलव्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस अपना ध्यान दे दीजिएगा कि ग्रेविटीज रेनबो जो है वो थॉमस पिंचन का है। आगे बस इनका नाम याद रखना है, फ्रेडरिक जेम्स, ये बेसिकली एक पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं। तो इन्होंने एक टर्म दिया था, वो कौन सा टर्म दिया था, तो यहाँ आपको बस सिंपल से याद रखना, देखो लेट कैपिटलिज्म। देखो जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे बेसिकली वो कल्चर से, ठीक है, साइंस से, ठीक, और आईसीटी से, आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो सीधे सीधे चीजों का देखो, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सबसे ज्यादा जो है इम्पैक्टेड थे। इसीलिए आपने देखा होगा साइबर पंक नॉवेल, पल्प नॉवेल, ये सब अलग प्रकार के नॉवेल्स जो हैं वो बाद में लिखे जाने लगे थे। तो बस इतना याद रखना कि फ्रेडरिक जेम्स जो है बेसिकली एक पोस्ट मॉडर्न राइटर हैं, और इन्होंने एक टर्म दिया था लेट कैपिटलिज्म, यानी कि पूंजीवाद। अगला आता है यहाँ पर एक फ्रेज आएगा डेथ ऑफ ऑथर, तो बेसिकली ये वर्क है रोलैंड वर्थस का, कहाँ गए, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, डेथ ऑफ ऑथर। तो ये बढ़िया है कि कोई वर्क लिखा हो उसमें बताते हैं कि भाई राइटर जो है वो, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए कोई वर्क में। तो राइटर जो को माना गया है कि उसकी जो है उसमें डेथ हो जानी चाहिए किसी भी टेक्स्ट में। तो डेथ ऑफ ऑथर का मतलब ये नहीं कि राइटर मर गया, बल्कि जो वर्क लिख रहा है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो डेथ ऑफ ऑथर ये वर्ड कह लीजिए, ये टर्म कह लीजिए, या फिर वर्क कह लीजिए, ठीक है। तो जो भी आ जाए आपको रोलैंड वर्थस लगाना है, ये बात हमें ध्यान रखनी है बस। चलो फटाफट कर, टर्म क्या, टर्म बना दिया गया, जैसे कि सिमुलेक्रा सिमुलेशन है तो वो वर्क ही, बस ये आ जाए तो बता दीजिएगा अपना, बस खत्म है। चलो एक चीज यहाँ बता दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर की। देखो पेस्टिज है, बता ही दिया था, प्लेफुलनेस है, बता दिया था, और बेसिकली आयरनी है, बता दिया था। रियलिज्म कहूं पर है ये नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ है नहीं, आराम से खत्म कर दो, सिंपल। उसके बाद देखो बस ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये देख लो, मतलब इंडियन हशियन इज नोन फॉर हर वर्क ऑन। तो इन्होंने मतलब जो है, सॉरी, हाँ, लिंडा हचियन ने एक वर्क लिखा है, या फिर किसके लिए जानी जाती हैं, तो बस आपको ये ध्यान देना, ये पोस्ट मॉडर्न आयरनी एंड हिस्टोग्राफिक मेटाफिक्शन के लिए जानी जाती हैं।
ये भी एक जो है पोस्ट मॉडर्न राइटर है, और ये स्पेशली जो है मेटाफिक्शन के लिए जानी जाती हैं, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो घर हो गया था, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ देख लो, देखो, इन एन आर्किटेक्चर पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ रिएक्शन अगेंस्ट, तो अब इसलिए मॉडर्निस्ट जहाँ होगा वही लगा दो, बस खत्म। चाहे आपका आर्किटेक्चर हो चाहे पेंटिंग हो, पोस्ट मॉडर्निज्म आया ही आपका जो है मॉडर्निज्म के अगेंस्ट में, तो इसको याद करने की इतनी वो है नहीं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके सामने, यहाँ देखो, ये देखो, ये देख रहे हैं, विच लिटरेरी टेक्निक इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉडर्न राइटिंग। पोस्ट मॉडर्न राइटिंग में सबसे ज्यादा लिटरेरी टेक्निक क्या देखने को मिलेगी, अभी बताया हम आपको, क्या उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस है, ये बेसिकली मॉडर्निज्म का एक हिस्सा था, बताया गया था आपको। स्ट्रांगली पूछा गया, हालांकि ये है, लेकिन स्ट्रांगली देखो, शब्दों को याद रखो, कहानी कहां बदल जाती है, जब हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हमें वहां पर ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि बेसिकली स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो फीचर्स और भी दिए हैं वो भी हैं, लेकिन स्ट्रांगली सबसे ज्यादा जो केवल पोस्ट मॉडर्निज्म में ही देखने को मिलेगा वो कौन सी है, तो आपका जो बेसिकली एक ही है, वो है मेटाफिक्शन, वही बताया था, मेटाफिक्शन है उसका। चलिए, समझ रहे हो भैया जी। और देखो यार, एक बात समझो, इतना ज्यादा हम आपको यहाँ एमसीक्यूज के माध्यम से ऊपर से एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं सब, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि भैया यार लाइक और शेयर भी कर दिया करो, कम से कम जितना लाइक कर दोगे तो वही रहेगा, नहीं किसी दिन जो है बंद करके बैठ जाएंगे हम, फिर तुमको ये सब ऐसे वीडियो, ये जो अंदर के जो टफेस्ट टॉपिक माने जाते हैं ना तुमको कोई समझाने आएगा फ्री में, और ना तुमको ऐसे कोई एमसीक्यूज लेकर के आएगा, किसी भी चैनल में देख लो जा करके। ये आप चाहे पेपर नेट का दे रहा हूं या फिर इंडिया में कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, अगर इंग्लिश का है तो वहां पर ये आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो इसको मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो ये आपकी जिम्मेदारी है यार, कम से कम थोड़ा बहुत तो देखा करो। देखो, यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव स्ट्रेटेजी, इसमें मतलब नैरेटिव स्ट्रेटेजी क्या है, तो एक सिंपल सी बात समझो, क्या ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, लाइनर क्रोनोलॉजी, यूनिफाइड मॉरल, तो एक बात ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, मतलब ये जो है मीडिया सीडिया का भी इसके ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ा है, कल्चरल वैल्यूज जो है इन्फ्लुएंस आया है पोस्ट मॉडर्निज्म में, बस इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर अलग टेक्निक आपकी यहाँ दे रखी है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, देखो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीकंस्ट्रक्शन। देखो, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि यार ये तो हमको, ये तो मतलब क्रिटिसिज्म का हिस्सा है, ये टीम कैसे पूछ लिया, आपको पोस्ट मॉडर्निज्म आपको दिया है ना टॉपिक, तो बस पोस्ट मॉडर्निज्म से जो भी एसोसिएटेड होगा समझ लो वो आपको पढ़ना है। अब उसमें आप कुकू कुकू में लेवर नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, वरना फंस जाएगी तुम्हारी सीडी। तो यहाँ जो दिया गया उसको समझो, डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली ये टर्म किसने दिया है, तो टर्म पूछा जा रहा है आपसे, अंदर का नहीं पूछा जा रहा है, तो अब इसलिए जैक्स डेरिडा ने दिया है। डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिकंस्ट्रक्ट मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात समझो यार, कंस्ट्रक्ट पहले ये समझो, और यहां पर समझ लो डी प्लस कंस्ट्रक्ट, बस समझ में आई, मतलब डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब, इसमें कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ पहले से, इसका मतलब कोई भी चीज आपके पास पहले से ही बनी रखी होगी, बात समझ में आई। अब उसको आपको क्या करना है, डी करना है, डी का मतलब आप समझ लो ब्रेक से समझ लो, तो कोई भी चीज आपके सामने पहले से है उसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद में अब आप उसमें देखिए कि इसमें क्या क्या है। मान लीजिए आपको हम एक पेड़ देते हैं, ट्री देते हैं, ठीक है, अब आपको मैंने ट्री दिया, अब हम आपसे अगर ये पूछें, ये फिर जैसे जो लोग टीचिंग करते हैं उनको पता है बेसिकली, एक होता है सिंथेसिस और एक होता है एनालिसिस। तो सिंथेसिस का मतलब पहले आपको जो है जोड़ा हुआ भाग मिलता है, एनालिसिस का मतलब एक एक चीज को अलग किया जाता है। तो मैंने आपको पेड़, एक तो पूरा पेड़ दिया, अब मैंने आपको कहा कि इसको डिकंस्ट्रक्ट करूं, तो आप क्या करेंगे, पत्ते अलग हटाएंगे, देखो पत्ते भी हैं इसमें, डाली भी हैं, शाखाएं भी हैं, जड़ भी है, पता लगेगा ना आपको, तब जाकर के इसका एक रूप बना है कि नहीं। अब वैसे क्या है कि इन्होंने कहा, मॉडर्न में जितने भी राइटर्स रहे हैं मॉडर्निस्टिक, ठीक है, क्रिटिक जो भी हुए हैं, उन्होंने कहा कि देखो जो हमारे सामने टेक्स्ट होता है ना, मैंने आपको कितनी बार बताया, मतलब है आप लोगों को बताया कि देखो
जैसे ही आपका मॉडर्निज्म आता है, लिटरेचर को एक अलग एंगल से देखा जाने लगा। पहले हम लोग वर्क वर्क चिल्लाते थे, अब वर्क वर्क नहीं चिल्लाते, अब हम टेक्स्ट टेक्स्ट चिल्लाते हैं, है कि नहीं? कि जो कुछ है वो सिर्फ टेक्स्ट है, वर्क का कोई वैल्यू नहीं है। टेक्स्ट पर किसी का भी अधिकार नहीं है, इसका कोई मौलिक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। टेक्स्ट की अपनी मीनिंग जो होती है वो समय और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। तो इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी वालों ने बोला था कि देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। इन्होंने कहा कि कुछ भी जो है वो टेक्स्ट के बाहर नहीं होता है, चाहे आपका फिगर ऑफ स्पीच हो, स्ट्रक्चरलिज्म में क्या कहा, चाहे आपका ग्रामेटिकल पैटर्न हो, ठीक है ना, वो सब आपको टेक्स्ट में ही मिलेगा। अब बात यह है कि टेक्स्ट का जो मीनिंग है पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है समय के अनुसार। मतलब इन्होंने कहा कि द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने कहा जो मीनिंग है टेक्स्ट की जो मीनिंग है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या होती रहेगी भैया जी, बहिनी जी, चेंज होती रहेगी। मतलब कैसे समझो, टेक्स्ट का मीनिंग समय के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से बदलता रहेगा। अब समझिए, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पहले हम लोग काहे के लिए पढ़ते थे कि उसका मतलब टोन बढ़िया लग रहा है, उसको कहने में अच्छा लग रहा है, पहले इतना ही तो था। लेकिन मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये हमको कब समझ में आया? जब हम बड़े हो गए कि मछली को पानी के अलावा कहीं रखेंगे तो वो मर सकती है, उसका सर्वाइवल डिपेंड करता है किस पर? केवल मछली पर। वैसे ही यदि व्यक्ति को काफी लंबे समय से अगर उसके वांछनीय वस्तु से दूर रखा जाएगा तो उसको इरिटेशन होने लगता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है कि नहीं, उसका मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये बात कब समझ में आई? कितने सारे मीनिंग हमने निकाल लिए। बचपन में टेक्स्ट तो वही है कि मछली जल की रानी बदल गई, लेकिन तब मीनिंग अलग था और अब मीनिंग अलग है। ऐसा का है भैया? बात समझ में आई? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है टेक्स्ट का मीनिंग अलग अलग निकल सकता है। बस उसमें जो सिंबल्स, एलेगरी और जो इमेजेस लगी हुई हैं उसको समझने की जरूरत है आपको। बात समझ में आई? ये चीज है। और यहीं पर इन्होंने एक टर्म दिया है जैक्स डेरिडा ने, मैं बता दे रहा हूं, आ जाए तो, बाइनरी अपोजिशन। बाइनरी अपोजिशन, ठीक है। मतलब बाइनरी अपोजिशन होने का, दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई तो अपोजिट है। जैसे कि माता है तो पिता है, अपने आप ही वर्ड बन गया। भैया है तो साथ में बहन जो है जोड़ दिया गया। पति है तो उसके साथ एक वर्ड और ऐड कर दिया गया, पत्नी, तो उनका जोड़ा बना दिएगा। तो ऐसे भी वर्ड्स के जो है उत्पत्ति हुई है। ये बहुत अंदर की चीजें हैं, अपना इसको करना नहीं है, अपन को क्या ही करना है भाई। कि भैया जी चलो, यहाँ पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्ट द पोस्ट मॉडर्निस्टिक थॉट। अब इसमें तो बताना है आपको भैया जी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो मॉडर्निस्टिक थॉट्स को रेफर करता है। तो ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। हिस्ट्री में जितने भी फैक्ट्स दिए होते हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं। ट्रुथ इज रिलेटिव एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये बात को समझना, ट्रुथ जो होता है बेसिकली वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, समाज के द्वारा बनाया गया ट्रुथ होता है, ठीक है जी। बाकी ट्रुथ का कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, मैंने क्या बताया, ये इसका मतलब यही है। अगर ट्रुथ होता तो उसको समाज के द्वारा कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई? वो पहले से होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब है दुनिया में नहीं है, वो केवल सोशली क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो वही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट हम लोग देखते हैं स्टेंजा फॉर्म। ये था हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। आया आपको बात समझ में आई होगी। चलो भाई स्टेंजा फॉर्म देखते हैं फटाफट। जल्दी जल्दी देखते हैं, इसको खत्म करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया जी एक स्टेंजा जिसमें दो लाइंस हो तो ऑब्वियसली हम लोग क्या जानते हैं भैया जी, कपलेट बोलते हैं उसको, ठीक है। और हीरोइक कपलेट क्या बोलते हैं? हीरोइक मतलब जिसका जो बेसिकली सब्जेक्ट हो वो हीरोइक डीड्स पर, चिवलरी, रोमांस पर, उस पर बेस्ड हो तो उसे हीरोइक बोल देते हैं। और हीरोइक कपलेट आप जानते हैं भैया जी किसने शुरू किया था? किसने? जेफरी चौसर ने ना। किसने? अच्छा, चलो किसमें, कौन सा वर्क? लीजेंड ऑफ गुड विमेन। चलो, व्हेन अ कपलेट इज रिटन इन एन आयम्बिक पेंटामीटर, जब एक जो कपलेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में
यूज होता है तो इसको हम बोलने लगते हैं हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट हमेशा किस में आएगा? आयम्बिक पेंटामीटर में आएगा, ये वाला है। एक स्ट्रेंजा जिसमें 3 लाइन होती है, 3 लाइन वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सेट बोलते हैं। क्वार्टरन का मतलब 4 लाइन, सेस्टेट का मतलब 6 लाइन। ठीक, ये हमें बात पता है, इसमें कोई बहुत बड़ा झुंझुना नहीं है जो हम तुमको अलग से पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, बात करते हैं बैलेट की। बैलेट का बेसिक यूनिट क्या है, मतलब कौन सा स्ट्रेंजा फॉर्म यूज होता है? तो ऑब्वियसली बैलेट में कौन सा यूज होगा? क्वार्टरन होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी, ये 4 लाइन स्ट्रेंजा होता है। दूसरी खास बात बैलेट की क्या है कि इसमें आपको क्या मिलेगा? रिफ्रेन देने को, रिफ्रेन मिलेगा देखने को। रिफ्रेन क्या होता है? एक लाइन बार बार आएगी। नई बात समझ में आई? कैसे बताओ? लवल डम मर्जी पढ़े हो, उसमें शुरुआती लाइन क्या है बताओ? ओह नाइट व्हाट कैन एल डी, ये लाइन है। ये लाइन बार बार रिपीट होती है, तो जो लाइन बार बार आ जाए उसको रिफ्रेन बोलते हैं। रिफ्रेन क्या है कि स्टोरी को एडवांस करने के लिए यूज होता है रिफ्रेन, बस खत्म। 5 लाइन स्टेंजा क्या होता है भैया जी? 5 लाइन स्टेंजा आपका क्या होता है? कहाँ गया ये? और हेक्सामीटर मतलब 6, सेप्टामीटर मतलब 7। ठीक है, जिसमें 6 लाइन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो हेक्सा लिखा है तो वो भी हो जाएगा और सेस्टेड जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी पोएम है शेक्सपियर की, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो 6 लाइन में लिखी गई? बताओ। अरे हेक्सा का मतलब 6 होता है, नहीं बात समझ में आई? तो सेस्टेड माने भी 6 होता है, इसका मतलब भी 6 होता है, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या दिया ए एंड बी दोनों। बताओ कौन सी ऐसी पोएम है? शेक्सपियर ऐसी पोएम कौन दी जिसमें 6 लाइन में लिखा गया हो? चलो जल्दी सोचो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट इज नोन एज अ, तो आपको पता ही है पेट्रार्कन सोनेट किस में डिवाइड होता है? आपका एक होता है ऑक्टेव में और एक होता है सेस्टेट में। ठीक है, और जबकि आपका शेक्सपियरियन किस में होता है? शेक्सपियरियन या फिर इंग्लिश जो सोनेट है, इंग्लिश सोनेट किस में होता है? किस में होता है बताओ? हैं? क्वार्टरन में होता है और लास्ट में क्या होता है? एक कपलेट। बढ़िया। क्वार्टरन का मतलब 4 गुणे 3 और कपलेट मतलब 2। कितने लाइन हो गए? 14। तो सोनेट बताइए 14 लाइन की होती है। चलो वेरी गुड। नहीं बता तुम्हें? अरे गिनवाए घूम रहे हो, आए बताओ। वीनस एंड एडोनिस, कैसे काम चलिए भैया। अब इसमें देखो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर है देखो, ये 7 लाइन स्टेंजा है। जिसमें भी 7 लाइन स्टेंजा आ जाएगा वो कौन सा स्टेंजा आपका हो जाएगा? ओबियसली रैम रोल हो जाएगा। रैम रोल स्टेंजा को जो है चौसेरियन स्टेंजा भी बोलते हैं। मान लो दिया हो कि भैया जी ऐसा कौन सा स्टेंजा है जिसमें 7 लाइन होती हैं और रैम रोल ना दिया हो तो क्या दिया होगा? चौसेरियन स्टेंजा दिया हो गया। तो ये याद रखना, ठीक। 7 होती है, 7 लाइन। ओटावा में कितनी होती हैं? 8। स्पेंसरियन में कितनी होती हैं? 9। ठीक है, तो समझ में आई नहीं आई? चलो, यहाँ पूछा गया है कि भैया जी रैम रोल किसने फेमस कराया, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ना, चौसर है। राइमिंग स्कीम आप ये आपसे पूछा जा रहा है भैया जी, ए बी सी बी सी डी सी, मतलब समझ रहे हो? ये 3 लाइन, ये 3 लाइन, ये 3 लाइन, तो मतलब क्या हो जाएगा? टार्जा राइम। टार्जा राइम हमेशा 3 लाइन में कहा जाता है, यानी कि टर्सेट में होता है। तो टार्जा राइम का एक एग्जाम्पल बताना भैया जी कमेंट बॉक्स में कि टार्जा राइम में आपके पीजीटी में या आपके सिलेबस में अच्छा कौन सा राइटर है जिसने एक वर्क टार्जा राइम में लिखा हुआ है? फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दो जो टर्सेट में लिखा गया हो। चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं यार, वरना बहुत टाइम हो जाएगा, ये सब लेंदी हो जाएगा वीडियो आपका, ये आपको पता ही है। ये 13 वाला देख रहे हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा ओटावा राइम है बेसिकली इसको इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किसने किया? तो एक बात ये समझिएगा, देखिए बुक्कैसियो नाम के बंदा सुना होगा आपने, इटालियन, ठीक है, राइटर था। तो इटालियन में बुक्कैसियो ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और ये पूछ रहा है इंग्लिश पोइट्री में, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बेसिकली वॉट होगा। ठीक है, ये 16th सेंचुरी में इन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था। बाद में यहाँ पर जो आप बायरन देख रहे हैं, बायरन ने क्या किया था? इसे पॉपुलराइज किया था बाद में। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो थॉमस वॉट को जाता है।
और अगर पूछा जाए पहली बार इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो बोकासियो आंसर आएगा आपका, जो कि इटालियन राइटर थे, वो इटाली के थे, ये ध्यान रखना है बस। तो डिफरेंशिएशन करना है, इटालियन में वो सबसे पहले थे, इंग्लिश में जब आएगा तो थॉमस वाइट होंगे। पॉपुलराइज किसने किया, वो हाँ इन्होंने किया था। जैसे इनका एक वर्क है ना चार्ल्स हैरोल्ड प्रिगमेस बायरन का, उसमें। तो इसमें देखो 9 लाइन स्टेंजा कौन सा होता है, तो आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। ये 19 लाइन किस में होती हैं, तो विनैली में होती हैं, ये पता ही आपको है, ठीक है। डैलन थॉमस जो है, ये इनका जो पोएम शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में है, इनकी मैंने जो है डैलन थॉमस की पोएम फर्न फर्न हिल्स, हाँ याद आ गया, फर्न हिल्स, इनकी ये पोएम मैंने पढ़ी थी, फर्न हिल्स, ठीक है। ये जो है वो विनैली में लिखी गई है, ठीक है। लैमराइक क्या है, बेसिकली एक 5 लाइन स्टेंजा है, जिसका राइमिंग स्कीम आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो राइमिंग स्कीम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कितना लाइन है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लैमराइक ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये हो सकता है पूछ लिया जाए। तो देखो ये बात याद रखना है, स्पेंसरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती है, यानी कि जो नवी लाइन होती है, वो बेसिकली किस में लिखी गई होती है, ये प्रश्न आ सकता है। क्या वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, या आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा गया है, या अलेक्जेंड्राइन में लिखा गया है। तो आप इसलिए हमको याद रखना, स्पेंसर स्टेंजा की जो 9th लाइन होती है, बेसिकली वो हेक्सामीटर में होती है, अगर हेक्सामीटर ना लिखा हो तो अलेक्जेंड्राइन लिखा गया होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। चलो फटाफट, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। पढ़ते रहो लल्ला, नहीं तो भैया जी फंस जाएगी तुम्हार सीढ़िया, समझा कि ना। चलो ये तो हो गया, बढ़ जा भाई। मेन में देखेंगे, देखो शैली का जो एडोनियस है, इसमें आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैली का एडोनियस जो है वो लिखा गया आपका, ये आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, ये टार्जर राइम नहीं होगा, ये आपका स्पेंसरियन स्टेंजा है, ठीक है, इसको सही कीजिएगा, स्पेंसरियन स्टेंजा है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। और चार्ल्स हैरोल्ड जो पिलग्रिमेज है, बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, ओटावा राइम में लिखा गया है, ऊपर आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, ओटावा राइम में यहाँ पर। कहाँ गया, कौन सा था, 19 वाला था, उधर तो 19 दिया ना, पर होगा कहाँ गया। चलो फिलहाल मैंने आपको आंसर बता दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हमारा हो गया था, फटाफट आगे बढ़ते हैं, तो इससे टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। देखो इसमें लिखा गया आई, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अ टॉयलेट हैज हाउ मेनी लाइंस, तो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर है 8 विद रिपीटेड लाइंस होगा, ठीक, ये वाला। और दंते का डिवाइन कैविटी में कौन सी यूज किया गया है, तो भैया जी आपको पता होना चाहिए, टार्जर है, ये भी मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक। ये आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल को भी ध्यान रखना है। तो आपके सामने वहां पर टार्जर राइम लिखा हुआ है, ठीक, इसको देख सकते हैं। फटाफट फटाफट देखते हैं और कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि द राइम स्कीम्स ऑफ एक्सपीरियंस सोनेट, तो आपको पता ही है जी, अब्बा अब्बा सीधे सीधे ई एफ जी जी जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 29 पूछा गया पेट्रार्कन सोनेट का जो है बेसिकली राइमिंग स्कीम क्या होगा, तो भी अब्बा अब्बा सी डी, इसमें ये जी जी वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। और बैलेट जो है क्वार्टर में ये बात कर चुके हैं। फ्री वर्स में आप क्या समझ रहे हैं भैया जी, फ्री वर्स में आप जानते हैं, यहाँ पर सीधी सिंपल बात समझ लो, इसमें क्या होगा, 9 मीटर होगा, और बताओ भाई मोरा जी, 9 मीटर, नो राइम, समझ भाई। ब्लैंक वर्स में मीटर या राइम, मीटर होगा लेकिन राइम नहीं होती, आइम्बिक पेंटामीटर होता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसमें राइम नहीं होती, इसमें तो ना तो मीटर होगा ना तो राइम होगा, ठीक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हु इंट्रोड्यूस्ड, ये बात समझना, इन इंग्लैंड ब्लैंक वर्स, ठीक, एंड हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंस नेम्स ऑफ फ्री वर्स, ये बता देना आपको। देखो कर्टेल सोनेट आप जानते हैं, कर्टेल का मतलब होता है करीब 11 लाइन की, वैसे तो मैक्सिमम जो होती है वो 11.5 लाइन की होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान है, कर्टेल का मतलब 11 लाइन की होती है। और इसको इन्वेंट किसने किया था,
जेएम हॉपकिंस ने किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान रखना है। कर्टन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉपकिंस, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वैसे ऑप्शन में 11 दिया हुआ, 11 दिया तो 10.5 दिया तो 10.5 लगाएंगे। चलिए भैया जी मेन में देखते हैं, ये वाली हो गया हमारा। टेनिसन का इन मेमोरियम है बेसिकली, ये भी स्ट्रेंजर फॉर्म में आता है, तो इसका राइमिंग स्कीम ये वाला है, वैसे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। वो मेन है बस वही हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है बाकी। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, इसको थोड़ा समझेंगे। देखो ये जो आपका ये वाला जो है कीट्स का है, कीट्स का जो है भैया जी द ईव ऑफ एस टी एग्नीज, ये किस में लिखा गया, तो ये भी स्पेंसर एंड स्टेंजा में लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पूछ सकता है इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो स्पेंसर एंड स्टेंजा में नहीं लिखा गया है, या फिर राइम रोल में नहीं लिखा गया है, या फिर ओटावा राइम में नहीं लिखा गया है, या फिर टारजा राइम में लिखा गया है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए ये सारे वर्क जरूर ध्यान देने हैं। और यही स्टेंजा फॉर्म में जब आएगा तो पेपर में पूछा जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हारी फंस जाएगी सीडी, तो लिविर लिविर करते रह जाओगे। रेप ऑफ द लॉक जो किस में लिखा गया है तो आपको पता होना चाहिए, ये लिखा गया है हीरोइक कपलेट में, ठीक। देखो रेप ऑफ द लॉक के बारे में जो लोग हमारे पास एलटी ग्रेड का सेशन ले रहे हैं उनको मैंने बड़ी क्लियरली और पूरा एक एक चीज डिटेल में समझाया पढ़ाया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो जिन लोगों ने जो लोग अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार रेप ऑफ द लॉक को जरूर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न यहाँ से बनने से कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकती है, इसलिए सब सही से पढ़ना है आपको। राइम रायल हो गया था, अभी केवल हम लोग वर्क पढ़ेंगे, ठीक, बाकी तो इतना ज्यादा बार बार रिपीट कौन कराएगा आपको। चलो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेंगे। देखो ये सेस्टिना मतलब क्या होता है भैया जी, एक स्ट्रेंजर फॉर्म है जिसमें 6 वर्ड्स जो है बेसिकली रिपीटेड होते हैं एट अ लाइन इन द कॉम्प्लेक्स रोटेशन। ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो कि बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेंजर फॉर्म है जिसमें 6 वर्ड होंगे, वो बेसिकली लाइन के एंड में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे इन अ कॉम्प्लेक्स रोटेशन में, ठीक, उसे सेस्टिना बोलते हैं। तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बस डॉन जॉन में मैंने आपको बताया था अभी पहले ही, ठीक है जी, चार्ल्स हॉवर्ड प्लेन में और डॉन जॉन में इनका जो है ओटावा राइमा यूज किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाला टॉपिक आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो फिर हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।